नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, आज आपको कंपनी लॉ के जो विषय है उसमें अधिकारातीत का सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अधिकारातीत का सिद्धांत किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात आती है कि कंपनी विधि में अधिकारातीत का सिद्धांत क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अधिकारातीत का सिद्धांत सीमा नियम के उद्देश्य खंड से संबंधित होता है। यह सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अल्ट्रा एवं वायरस से मिलकर, अर्थात अपनी शक्ति से परे किया गया कार्य, यानी कोई भी कार्य जो अपनी शक्ति से परे जाके, यानी जो कंपनी को जो अधिकार शक्ति मिलती है उससे बाहर जाके यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य अधिकारातीत कार्य कहलाता है। और उसके अंतर्गत ही ये अधिकारातीत का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया। इस शब्द का प्रयोग कंपनी द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को वैध करने के लिए किया गया है जो सीमा नियम के उद्देश्य खंड द्वारा कंपनी की प्रदत्त शक्ति की सीमा से बाहर होते हैं। शक्ति की सीमा से बाहर किया गया कार्य अधिकारातीत कार्य हो जाता है, जिसका प्रभाव शून्य होता है। अर्थात ऐसे कार्यों के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कार्यों को कंपनी अनुसमर्थन करके भी वैध नहीं ठहरा सकती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के साथ में कोई भी सह व्यवहार स्थापित करता है तो उसे कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए कि कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है वो कितना होता है। यदि उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है या कंपनी द्वारा सह व्यवहार करने पर यदि कंपनी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो उसकी अधिकार शक्ति से बाहर होता है तो वो जो कार्य होगा वो अधिकारातीत कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य हैं वो पूर्ण रूप से शून्य होते हैं, यानी कि कोई भी पक्षकार, कोई भी जो तीसरा पक्षकार होता है वो कंपनी से उन कार्यों के लिए किसी प्रकार का वाद न्यायालय में संस्थित नहीं कर सकता है। अब आती है बात कि अधिकारातीत कार्य के कितने प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है यदि निदेशक द्वारा कंपनी के दिए गए जो अंतर नियमों में दी गई अधिकार शक्ति का उल्लंघन करके यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह अधिकारातीत कार्य होगा। यदि कंपनी चाहे तो ऐसे कार्यों को साधारण सभा में अनुमोदन द्वारा वैध करा सकती है। यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सीमा नियम के अधिकार शक्ति से बाहर होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कंपनी की अंतर नियम जो कंपनी के जो अंतर नियम होते हैं उनसे बाहर जाके किए गए कार्य होते हैं। अंतर नियमों का मतलब होता है कि जो कंपनी के जो आंतरिक प्रबंध से संबंधित जो नियम होते हैं उनसे संबंधित, वो उनसे बाहर जाके यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, कंपनी का निदेशक है या कंपनी का कोई भी व्यक्ति कर्मचारी है, वह यदि कंपनी के अंतर नियमों में बाहर जाके यदि कोई कार्य करता है और ऐसे जो कार्य होते हैं जो अधिकारातीत कार्य होते हैं तो उन कार्यों को कंपनी की साधारण सभा द्वारा अनुसमर्थन द्वारा उनको वैध बनाया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो कार्य वैध होंगे, लेकिन उन्हें साधारण सभा में अनुसमर्थन के द्वारा उनको वैध बनाया जा सकता है। दूसरे कार्य वो होते हैं जो कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड के जो उल्लेखित जो नियम है उनसे बाहर जाके यदि कोई कार्य किया जाता है, यानी कंपनी द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो उसके सीमा नियम के उद्देश्य खंड में उल्लेखित शक्ति से परे हैं, अधिकारातीत कार्य होंगे। और ऐसे कार्य कंपनी चाहे तो भी साधारण सभा के अनुमोदन द्वारा उन्हें वैध नहीं बना सकती। यानी ऐसे जो कार्य होते हैं उनको किसी भी प्रकार से कंपनी अनुसमर्थन के द्वारा या अनुमोदन के द्वारा भी उनको वैध नहीं बना सकती। ये जो कार्य होते हैं ये पूर्ण रूप से शून्य होते हैं। इसमें जो वाद था वो था एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे 1875 का वाद था, जिसमें ये बताया गया था कि अधिकारातीत जो भी कार्य किए जाएंगे वो उन कार्यों के लिए कंपनी दायी नहीं होगी, यानी वो कार्य पूर्ण रूप से शून्य होंगे। फॉरेस्ट बनाम मैनचेस्टर रेलवे कंपनी का वाद है, उसमें भी अधिकारातीत कार्यों के बारे में बताया गया था कि अंतर नियमों और सीमा नियम के बाहर तक यदि कोई अधिकारातीत कार्य होता है तो उन्हें किस प्रकार से वैध बनाया जाता है। यानी सीमा नियम से बाहर जाके यदि कोई कार्य किया जाता है तो उन कार्यों को वैध नहीं बनाया जा सकता है, और यदि अंतर नियम के बाहर जाके यदि कोई कार्य किया जाता है तो उन कार्यों को कंपनी के साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव लेकर उन्हें अनुसमर्थन द्वारा
उनको वैध बनाया जा सकता है। अब आते हैं इसमें कि अधिकारातीत जो सिद्धांत है उसके क्या अपवाद हैं, यानी किन आधारों पर अधिकारातीत का जो सिद्धांत है उन्हें उनको परे किया जा सकता है, यानी कि उनमें अधिकारातीत जो कार्य हैं उनको वैध बनाया जा सकता है, यानी वो कार्य वैध होते हैं यदि अधिकारातीत होते हुए भी वो कार्य वैध कार्य माने जाते हैं। पहला है, यदि कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनी अधिकार शक्ति से बाहर कोई कार्य किया जाता है परंतु ऐसा कार्य कंपनी के अधिकार शक्ति से बाहर नहीं होता है, यानी कि यदि किसी कंपनी के निदेशकों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो उसकी अधिकार शक्ति से, यानी निदेशक की अधिकार शक्ति से तो बाहर होता है लेकिन कंपनी की अधिकार शक्ति से वह कार्य बाहर नहीं होता है, तो ऐसा कार्य अधिकारातीत होते भी वैध कार्य माना जाएगा, यानी उनको अधिकारातीत कार्य नहीं माना जा सकता है, यानी कि कंपनी उन्हें वैध मान सकती है। दूसरा जो इसका अपवाद है वो है, यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कंपनी की अधिकार सीमा सीमा के अंतर्गत हो परंतु वह अनियमित ढंग से किया गया हो, यानी कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अनियमित इरेगुलर यदि कोई कार्य किया जाता है जो कि कंपनी की अधिकार शक्ति के अंदर होता है, तो ऐसा कार्य भी अधिकारातीत कार्य होते हुए भी उन्हें वैध बनाया जा सकता है। तीसरा जो इसका अपवाद है वो है, यदि कंपनी का कोई कार्य उसके अंतर्नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो कंपनी अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करके उन्हें वैध बना सकती है, यानी सीमा नियम में से बाहर जो कार्य होते हैं वो पूर्ण रूप से वैध नहीं बनाए, वो पूर्ण रूप से शून्य कार्य होते हैं, लेकिन अंतर्नियमों में दिए गए जो अधिकार हैं उनसे बाहर जाके यदि कोई कार्य किया जाता है तो उन कार्यों को कंपनी है वो अंतर्नियमों में संशोधन करके वैध बना सकती है। चौथे जो इसका अपवाद है वो है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सीमा नियम में नहीं होता है, जिनका उल्लेख है वो सीमा नियम में नहीं होता है, फिर भी वे गर्भित या विवक्षित कार्य माने जाते हैं, उन कार्यों के लिए अधिकारातीत का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जैसे ऋण लेकर कंपनी द्वारा पूंजी बढ़ाना, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख है वो सीमा नियम में नहीं किया गया होता है, लेकिन उन कार्यों को किया जाना आवश्यक होता है, यानी वो कार्य विवक्षित या गर्भित रूप से जो कार्य होते हैं उन्हें अधिकारातीत, उन जो कार्यों पर अधिकारातीत का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी को यदि अपनी पूंजी को बढ़ाना है और वह ऋण ले सकती है और यदि उसके सीमा नियम में कोई ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में कंपनी यदि कोई ऋण लेती है तो वो कार्य अधिकारातीत कार्य नहीं माना जाएगा। अब बता, यदि कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो कि अधिकारातीत कार्य होते हैं, तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है उसको किस प्रकार से जो उपचार है वो मिलेगा, यानी अधिकारातीत कार्यों के परिणाम, यदि अधिकारातीत कार्य होते हैं तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला जो इसका परिणाम है वह है, कोई भी पीड़ित पक्षकार है वह न्यायालय में जाके कंपनी के विरुद्ध जनादेश प्राप्त कर सकता है, यानी कोई भी अगर व्यक्ति कोई ऐसी कोई संपत्ति लेता है या कोई ऐसा कार्य कंपनी द्वारा किया जाता है या कंपनी निदेशकों द्वारा किया जाता है तो न्यायालय में जाकर ऐसा पीड़ित व्यक्ति है वो आदेश प्राप्त कर सकता है। दूसरा है अधिकारातीत ऋण के लिए दायित्व, यानी यदि कोई ऐसा कोई ऋण दिया जाता है या कंपनी द्वारा यदि कोई ऋण लिया जाता है किसी भी निदेशक द्वारा या कंपनी द्वारा, तो उस ऋण के लिए केवल वही व्यक्ति दायी होगा जिसके द्वारा ऋण लिया गया है। तीसरा है निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व, यदि कोई अधिकारातीत कार्य निदेशक द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उस कार्य के लिए दायी होगा, यानी उसका उत्तरदायित्व है उस अधिकारातीत कार्य के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसने वह अधिकारातीत कार्य किया है। अगला जो इसका परिणाम है वह है अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व, यानी अपकृत्य विधि के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति है वो उपचार प्राप्त कर सकता है और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध अपकृत्य विधि में वह कार्रवाई कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने अधिकारातीत जो कार्य हैं वो कौन से कार्य हैं, यानी अधिकारातीत का सिद्धांत क्या कहलाता है और अधिकारातीत कार्य जो अधिकारातीत का जो सिद्धांत है उससे क्या अपवाद है तथा अधिकारातीत कार्यों के क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।